आज के इस वीडियो में हम वैसे प्रश्न दे रहे हैं जो बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये आगे संभावना है कि ये जितने भी आने वाले एग्ज़ाम होंगे बीपीएससी के द्वारा लिए जाने वाले एग्ज़ाम उसमें ये पूछे जाने की संभावना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन थे? तो इसमें 4 ऑप्शन है। ए है रामचंद्र देव, बी में प्रताप रूपदेव और सी में है मलिक कफूर और डी में है राजा रतन सिंह। तो इसका आंसर आएगा रामचंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसमें भी 4 ऑप्शन है। ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी रज़िया सुल्तान, डी बलबन। तो इसमें इसका आंसर आएगा बी कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश का स्थापना किया था और इसके अगर उत्तराधिकारी बने थे जो इनके दामाद और इनके गुलाम थे वो थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बेटी रज़िया सुल्तान जो मुगल वंश की प्रथम महिला शासिका थी और इसके बाद अंत में आता है बलबन। तो बलबन भी इसी वंश में, इसी गुलाम वंश के प्रतापी शासक थे जो बाद में शासन में आए थे। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आ रहा है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो इसका ए अर्थशास्त्र, बी ऋग्वेद, सी इंडिका और डी हर्षचरितम। तो इसमें इसका उत्तर आएगा ऋग्वेद नहीं आएगा बल्कि इसका आएगा इंडिका। और ये जान लीजिए इसका उत्तर इंडिका है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र का लेखक था कौटिल्य, जिसका संबंध है राजनीति विज्ञान से। हर्षचरितम का रचना किया था बाणभट्ट ने। ठीक है, तो इस प्रकार से चौथा क्वेश्चन है, हर्षचरितम पुस्तक किसने लिखी? ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी विष्णुगुप्त और डी परिमल गुप्त। तो इसका उत्तर आएगा बाणभट्ट। हमको बता ही दिए। कालिदास जिस भी पुस्तक के अंत में रघुवंशम, मेघदूतम ऐसे जो पुस्तक है उनका रचना कालिदास ने किया था। तो अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका आंसर ए विशाखदत्त, बी कौटिल्य, सी बाणभट्ट, डी कल्हण। तो इसका उत्तर आएगा मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग थोड़ी समझ रहे हैं कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, बाणभट्ट ने हर्षचरितम लिखा था और कल्हण ने राजशाही पुस्तक की रचना किया था। अगला प्रश्न नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? इसका उत्तर आएगा सी 1828 ईस्वी में उन्होंने राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था और 1829 ईस्वी में उन्होंने सती प्रथा को अपने प्रयासों के द्वारा समाप्त करवाया। तो इसका उत्तर आएगा सी 1828। अगला प्रश्न 7वां नंबर है, कैसे तो 7 नंबर में है, कंस के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? क्या प्रश्न है? तो कंस के शासनकाल में बौद्ध सभा यानी बौद्ध संधि जिसे बोलते हैं वह किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका उत्तर आएगा कश्मीर। कश्मीर के में ही कंस के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी जो चौथी बौद्ध सभा थी और ये चौथी थी
जो 78 ईस्वी में हुई थी। मगध जो था ये तो एक राज्य है। पाटलिपुत्र में भी बौद्ध संगति हुआ था और ये बौद्ध संगति था तृतीय बौद्ध संगति, जो कि 250 ईसा पूर्व में अशोक शासन काल में हुआ था। और राजगिरी जो है, जिसे हम राजगिरी भी कहते हैं, तो इस यहाँ भी बौद्ध संगति हुई थी। ये प्रथम बौद्ध संगति थी जो कि अजातशत्रु शासन काल में हुआ था और 483 ईसा पूर्व हुआ था। अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई? तो ये इसका आंसर आएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या आएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय ने भी पत्रिका का संपादन किया था। उस पत्रिका का नाम था संवाद कौमुदी। महात्मा गांधी के द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था सत्य के प्रयोग और यंग इंडिया। स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो संपादित पुस्तक थे, पत्रिका थी, उसका नाम था ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग इत्यादि। तो इस प्रकार से 8 नंबर में सत्यार्थ प्रकाश की रचना ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर आएगा, इसका उत्तर होगा लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो इसका उत्तर आएगा, इसका ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, हेनरी लॉरेंस, लॉर्ड हेस्टिंग। तो इसका आंसर आएगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ने ही सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति का संबंध है। क्यों? ये जो बनाया गया था वारेन हेस्टिंग द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की सुरक्षा के लिए अपनाई गई थी, जिसमें से पड़ोसी राज्यों की रक्षा करके अपनी कंपनी को सुरक्षा को सुनिश्चित करना का उद्देश्य था। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इसका उत्तर आएगा आपका ए में दिया है चर्चिल, बी में क्लेमेंट एटली, डी में मैकडोनाल्ड, सी में मैकडोनाल्ड और डी में चैम्बरलेन। इसका उत्तर आएगा चर्चिल। चर्चिल ही ऐसे व्यक्ति थे ऐसे प्रधानमंत्री थे जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन ए में है कुंडग्राम, बी में पाटलिपुत्र, सी में मगध और डी में वैशाली। तो इसका उत्तर आएगा कुंडग्राम। कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ए लुम्बिनी, बी बोधगया, सी कुशीनगर, डी कपिलवस्तु। इसका उत्तर आएगा महापरिनिर्वाण, तो इसका ऐसा आना चाहिए कुशीनगर। लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 423 ईसा पूर्व, जो कपिलवस्तु में है। दूसरा है बी बोधगया। बोधगया में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण नहीं हुआ था, बल्कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए सी है कुशीनगर, जहाँ उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अगला प्रश्न है बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? ए लुम्बिनी, बी सारनाथ, सी पाटलिपुत्र, डी वैशाली। तो इसमें लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, ये नहीं आएगा। सारनाथ यही आएगा, क्योंकि सारनाथ में उन्होंने अपना पहला धर्म उपदेश दिया था, जिसे हम धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। इसका बी सारनाथ। पाटलिपुत्र
और वैशाली यहाँ पे ये नहीं आएगा। पाटलिपुत्र में तो उनका बौद्ध संगति, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संगति किया था, ये तीसरा बौद्ध संगति यहाँ हुआ था, और वैशाली का संबंध कोई नहीं है। अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? इसका उत्तर आएगा मौर्य वंश। मौर्य वंश नंद वंश के शासक घनानंद की हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था, और मौर्य वंश का शासनकाल था, ये मौर्य शासनकाल था 222 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व, जबकि कुषाण वंश का शासनकाल था पहली सदी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी सदी तक, और गुप्त वंश का शासनकाल था 320 ईसा पूर्व ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक, जबकि सातवाहन वंश का शासनकाल था, ये 223 ईसा पूर्व से लेकर 220 ईसा पूर्व तक ईस्वी तक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? ए वैशाली, बी नालंदा, सी तक्षशिला और डी उज्जैन। तो इसमें आंसर आएगा आपका तक्षशिला। तक्षशिला ही वह केंद्र था जो कि फेमस था मौर्य काल में शिक्षा के रूप में। अगला प्रश्न, सदामणि कौन थी? ऑप्शन ए राजा मोहन राय की पत्नी, बी केशव चंद्र सेन की पुत्री, डी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, डी स्वामी विवेकानंद की मां। इसका उत्तर आएगा रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम था सदामणि। राजा राम मोहन राय की पत्नी का नाम देवी उमा था। विवेकानंद की मां का नाम भुवनेश्वरी देवी था। केशव चंद्र सेन की पुत्री का नाम सुनीता देवी था। इसलिए क्यों नहीं आएगा, बल्कि जो सी नंबर है रामकृष्ण परमहंस, उनकी पत्नी का नाम था सदामणि। अगला प्रश्न है 18 नंबर, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? इसका उत्तर आएगा, ये में आंसर दिया हुआ इसका ऑप्शन में ए नंबर ऑप्शन में है नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857 और फरवरी 1857। तो इसका आंसर आपका आएगा सी नंबर, जनवरी 1857। अगला प्रश्न है, अमित बाजार पत्रिका का संपादन किसने किया? तो इसका उत्तर आएगा शिशिर कुमार घोष। कौन है शिशिर कुमार घोष? नंबर डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, गांधी विन समझौता के हस्ताक्षर होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, बी मदन मोहन मालवीय, सी तेज बहादुर सुप्रू, डी चिंतामणि। इसका उत्तर आएगा सी तेज बहादुर सुप्रू। नेक्स्ट 21 नंबर, मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी ब्रज यानी राजगिरी और डी चंपा। इसका उत्तर आएगा गिरिराज यानी राजगिरी। 22वां क्वेश्चन, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निष्क्रिय विरोध
के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए. महात्मा गांधी, बी. बिपिन चंद्र पाल, सी. बाल गंगाधर तिलक, डी. अरविंद घोष। तो इसका उत्तर आएगा ये नंबर महात्मा गांधी। अगला प्रश्न 23 नंबर, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादी नीति का प्रचारक था? ए. न्यू इंडिया, बी. रीडर, सी. यंग इंडिया, डी. फ्री जनरल। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए. न्यू इंडिया। अब जान लीजिए कि न्यू इंडिया का संपादन इन बेसेंट ने किया था और ये बिल्कुल उदारवादी नीतियों के प्रचारक थे। इस पत्रिका में उसी के बारे में बताया गया था। लीडर के संपादक थे मदन मोहन मालवीय, यंग इंडिया के संपादक थे महात्मा गांधी और फ्री प्रेस जर्नल के संपादक थे फ्री प्रेस संपादक थे स्वामीनाथन सदानंद। तो इसका आंसर आएगा न्यू इंडिया, जो संपादक थे इन बेसेंट। और इसका स्थापना प्रश्न 24, वह कौन से कांग्रेस के अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेबल दोनों से बातें की? ए. अब्दुल कलाम आजाद, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. जी.वी. कृपलानी, डी. सी. लाल कृपाचारी। तो इसका सही उत्तर आएगा अब्दुल कलाम आजाद। क्या आएगा सही नंबर? अब्दुल कलाम आजाद। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची थे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए? ए. G.D. बिरला, बी. जवाहरलाल बजाज, सी. J.R.D. टाटा, डी. बालचंद हीराचंद। इसका उत्तर आएगा जवाहरलाल बजाज यानी ऑप्शन बी। 26 में है, वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? ए. सिद्धू कानू, डी. ताना भगत, सी. बिरसा मुंडा और डी. शंभूदान। तो इसका आंसर आएगा बिरसा मुंडा ने ही 1899 से 1900 ईस्वी के बीच मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था और ये हुआ था मुंडा विद्रोह झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में। जबकि सिद्धू कानू संथाल विद्रोह के नेता थे। ये संथाल विद्रोह 1825 में हुआ था बिहार के राजमार्ग के क्षेत्र में। और ताना भगत जो थे इन्होंने क्या था वे कोल विद्रोह का जो थे झारखंड के नागपुर में, और ये 1831 से 1832 के बीच हुआ था। इस प्रकार से सभी क्वेश्चन पूरा हो गया। अब अगला प्रश्न 27 नंबर है, जिसमें है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए. स्वामी सदानंद सरस्वती, यहाँ दिया गया है स्वामी सदानंद। बी में है स्वामी चिंतामणि, सी में है NN रंगा, डी में है PC जोशी। इसका सही उत्तर आएगा ए नंबर स्वामी सदानंद। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? अब बताया आपको कि 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था जिसके नेता थे सिद्धू कानू, और ये हुआ था राजमहल में, बिहार के राजमहल में। लेकिन यह ऑप्शन है कि उसने किस अंग्रेज कमांडर को हराया। इसका उत्तर आएगा
ए में है कैप्टन नेकफेविस, बी में है लेफ्टिनेंट वेस्टिंग, सी में है मेजर बारो और डी में है कर्नल व्हाइट। इसका आंसर आएगा मेजर बारो। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी केरल। इसका उत्तर आएगा बी कर्नाटक। महाराष्ट्र में सबसे अधिक खेती कपास की होती है, साथ ही साथ इसके साथ वहाँ पे कपास के अलावा और चावल इत्यादि की भी खेती होती है। चावल है और ज्वार है, गन्ना है, ये सब की भी खेती होती है। तमिलनाडु में सबसे अधिक खेती धान की होती है और केरल में तो जानते ही होंगे कि धान के साथ साथ नारियल और रबर की भी खेती होती है। तो इसका सही उत्तर आएगा कर्नाटक, जहाँ की कॉफ़ी, चावल, ज्वार, रागी आदि की खेती होती है और सबसे अधिक फेमस है वहाँ पे कॉफ़ी के लिए। अगला प्रश्न है, गोवा मंत्रिमंडल बर्खास्त किया जाता है किनके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा, ए बी में मुख्यमंत्री के द्वारा, सी में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। 31 में है, किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत के सभी न्यायालय, ए नंबर, बी में है संसद को, सी में है राष्ट्रपति को और डी में है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को। तो इसका आंसर आएगा नंबर डी, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ए है लोकसभा के द्वारा, बी है संसद द्वारा, सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा और डी है प्रधानमंत्री द्वारा। तो हम जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को हटाने का एक ही रास्ता है, महाभियोग, जो संसद में आ जाता है, यानी इसे संसद के द्वारा ही हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा विषय संबंधित सूची में है? तो इसमें ऑप्शन ए कृषि, बी शिक्षा, सी पुलिस, डी रक्षा। तो अब जान लीजिए कि संघ सूची में वर्तमान में कुल 100 विषय हैं। राष्ट्र सूची में 61 विषय हैं, जो पहले 66 था वो घट गया 61 हो गया, जबकि संघ सूची में पहले 97 था, अभी वह 100 हो गया, और संबंधित सूची में पहले 27 था, अभी वह 51 हो गया। और संघ सूची में आता है रक्षा, विदेश, सेना आदि। राष्ट्र सूची में आता है पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य आदि। और संबंधित सूची में आता है शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन इत्यादि। इसमें से आंसर आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर आएगा संबंधित सूची में शिक्षा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, किस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई? ए अशोक मेहता समिति, बी बमंत राय मेहता समिति, सी इकबाल नारायण समिति, डी जीवराम मेहता समिति। इसका उत्तर आएगा बी अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर ही भारत में पहली बार पंचायती व्यवस्था को लागू किया गया था, और जिसमें पंचायती व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव दिया गया था। इस यहाँ के अशोक मेहता, इकबाल समिति आदि का भी संबंध पंचायती राज से ही है, लेकिन स्थापना की गई तो ये आपका नंबर बी आएगा। बमंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर ही भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था शुरू किया गया था, जो राजस्थान के नागौर जिला से 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है 35 नंबर,
पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किनके द्वारा लिया जाता है? तो ये ऑप्शन ए में है केंद्र सरकार, बी में है राज्य सरकार, सी में है चुनाव आयोग और डी में है जिला न्यायाधीश। तो इसमें ऑप्शन बी आएगा, राज्य सरकार। चूँकि पंचायत चुनाव प्रत्येक राज्य में अलग होता है और वह कराने का निर्णय राज्य सरकार लेती है। नंबर सी, 36 नंबर क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और देश में आरंभ की गई थी? ए हरियाणा, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। तो इसमें आंसर आएगा आपका नंबर डी, आंध्र प्रदेश। और ये आंध्र प्रदेश में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य भी था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 40वां और ऑप्शन डी 50वां। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर आएगा 37 नंबर क्वेश्चन का पहला ही आएगा ए नंबर 42वां। 38 में है लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 ईस्वी की जनगणना के आधार पर है, वह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, यानी उसमें न कमी न वृद्धि की जाएगी? तो इसका उत्तर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 2026 ईस्वी तक ही यथावत रहेगा और तब उसके बाद ही इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। जिस प्रकार 38 क्वेश्चन पूरा हुआ, अब 39वां क्वेश्चन का आंसर हमें ढूंढना है। तो इसमें देखिए 39 क्वेश्चन में क्या है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया? ए बी एन गाडगिल, बी पी वी महाबोलिस, सी बी के आर वी राव, डी सी एन वकील। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, पी सी महाबोलिस। क्वेश्चन नंबर 40, आर्थिक नियोजन विषय का संबंध किससे है? संघ सूची ए नंबर, ऑप्शन बी में है राज्य सूची, सी में संपत्ति सूची और डी में है इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर सी आएगा, यानी यह संपत्ति सूची में है, शामिल है। गेहूं की खेती के लिए अधिकतम कौन सा उर्वरक का उपयोग किया जाता है? ए नाइट्रोजन, बी पोटेशियम, सी तांबा, डी लोहा। इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। विद्युत उत्पादन करने के लिए कौन सा धातु का उपयोग होता है? यानी विद्युत उत्पादन करने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं? तो ए यूरेनियम, बी लोहा, सी तांबा, डी एल्युमिनियम। तो हम जानते हैं कि ए होगा यूरेनियम, क्योंकि यूरेनियम के द्वारा ही न्यूक्लियर रिएक्टर का संचालन किया जाता है। वह ईंधन यूरेनियम ही है और उसे विद्युत उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि हुई है। और ये भारत में मात्र 14 अभी यूरेनियम यानी न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जिनके द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम। 43वां क्वेश्चन है, पीतल कौन सी धातु का मिश्रण है? तांबा, ए में है तांबा और क्रोम, बी में है तांबा और निकेल, सी में है निकेल जस्ता और डी में है तांबा और जस्ता। यहाँ ऑप्शन नंबर डी होगा, तांबा और जस्ता। चौवालीसवां क्वेश्चन है, एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? ए पेट्रोलियम से, बी पृथ्वी से, सी पेड़ से, डी लकड़ी से। तो एस्पिरिन जो होता है, ये एस्पिरिन का उत्पादन पेड़ से होता है। और 45वां क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा होती है कारखाने से, यानी ये तो हम जानते हैं कि अम्ल वर्षा प्रदूषण के द्वारा होता है, वायु प्रदूषण के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है ए कारखाने, बी पेट्रोल,
सी कोयला के जलने से और डी लकड़ी जलने से। इसमें ऑप्शन नंबर ए आएगा कारखाने से, जिससे कि नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड इत्यादि होते हैं जो कि और कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं, निकलते हैं, जो प्रदूषण ये सभी गैस वायु पानी की परिस्थिति में ये नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल बन जाते हैं और अम्ल वर्षा करने में अम्ल वर्षा इसके लिए उत्तरदायी है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो इस प्रकार से 45 क्वेश्चन पूरा हो चुका है। और हम देखें जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, ये क्वेश्चन बार बार बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और ये हम ये भी देख रहे हैं कि बार बार कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट किए जाते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको आप लोग अवश्य देखिए। और एक चीज़ अवश्य कहना भूल गए कि ये मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हम जो आगे भी आपको वीडियो देंगे बीपीएससी में जो पूछे क्वेश्चन हैं, जो बार रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन, तो उसको क्वेश्चन को आपको मिल सके। तो इसका नोटिफिकेशन तभी जाएगा जब हमारे चैनल को आप लाइक करेंगे और मेरे चैनल का वीडियो आपको मिलता रहेगा और इस प्रकार से आप इससे लाभ ले सकेंगे। तो इस प्रकार से ये 45 क्वेश्चन पूरा हुआ। और आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है। लोकक की काल विधि निर्भर करता है। लोलक से लोलक की कार्यविधि मतलब आवर्तकाल जो बोलते हैं, वो निर्भर करता है द्रव्यमान पर, लंबाई पर, समय पर या तापक्रम पर। तो क्वेश्चन 46 का आंसर ये आएगा आपको सिर्फ लंबाई पर, क्योंकि द्रव्यमान, समय और तापक्रम से कोई लेना नहीं है। अगर किसी लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी तो कार्यविधि क्या होगा, वो समय अवतार भी बढ़ जाएगा और घटेगी तो घट जाएगा। क्यों निर्भर करता है लंबाई पर। हाइड्रोजन जलने से क्या बनता है। ए ऑप्शन ए में है मिट्टी, बी में है जल, सी में है पानी और डी में हवा। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के जलने से पानी बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। सोना को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक अम्ल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, एक्वा में या नाइट्रिक में। तो ये हम जानते हैं कि सोना को कोई भी अम्ल गला नहीं सकता है, उस पर प्रभाव नहीं डाल सकता है। सिर्फ एक्वा ही है ऐसा विलयन जो कि सोना को घोल देता है। ये नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर मायाग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी लोहा। तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी लोहा। और अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का कि चूहा मारने का जहर किस रसायन पदार्थ से बनता है। तो ए में आएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी में है मिथाइल आइसोसाइनाइड, सी में है पोटेशियम साइनाइड और डी में है जिंक फॉस्फाइड। तो इसका उत्तर आएगा क्वेश्चन नंबर डी जिंक फॉस्फाइड। आपका ये हम क्वेश्चन में बताना भूल गए थे, सॉरी। इस प्रकार से 50 क्वेश्चन का सेट पूरा हुआ और हम अगला वीडियो जल्दी आपको दे देंगे, 2-4 दिन के अंदर भी मिल जाएगा, जिसमें से 50 क्वेश्चन का वीडियो रहेगा और उसमें सभी क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए होंगे और उसकी संभावना ज़्यादा है कि वो पूछे जा सकते हैं। तो ये VVI क्वेश्चन है। ये 50 में से ऐसे क्वेश्चन अधिकांश ऐसे हैं जो कि बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए इसको आगे आने वाली वीडियो को भी अब ध्यान से देखिएगा। धन्यवाद।